डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कसीदा निगारी की तारीफ यानी इसकी डेफिनेशन क्या है इस पर हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह कसीदा निगारी ही पर दोबारा हम बात करेंगे। यानी पिछले वीडियो लेक्चर को हम इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में जो कसीदा शामिल है उसका नाम है शहर आशूब। आशूब का मतलब है फितना, फसाद, बर्बरियत। अब ये शहरों की यानी शहर आशूब, यानी जब भी किसी शहर में कोई अफरा तफरी, कोई डिसऑर्डर फैलता है तो फिर ये नज़में जो है इस किस्म की, इनको कहा जाता है शहर आशूब। यानी मुख्तसरन और इजमालन हम यूं कह सकते हैं जिस नज़म में शहर की बर्बादी और तबाहाली को बयान किया जाएगा तो वो नज़म शहर आशूब के नाम से जानी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नज़म शुरू करने से पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हिस्ट्री के रूह से यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी जानना है इस नज़म को समझने के लिए, दैट इज़ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान में, या हम कहेंगे बरसगीर में, कि यहाँ मुगलिया डायनास्टी का रूल था। जो मुगल यहाँ 1526 से लेकर 1857 तक अपनी हुकूमत करते हैं। लेकिन जो ये मुगलिया सल्तनत है डियर स्टूडेंट्स, 1707 ईस्वी तक अगर देखा जाए, यानी 1700, हम 17 कहेंगे, 707 हिजरी कहेंगे तो डेट एक ही बनता है। हिजरी डेट और ईस्वी डेट आपको इसके बारे में वाकफियत होगी, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का वो एक इम्पॉर्टेंट डेट है जब औरंगज़ेब की डेथ होती है। तो इसके बाद जो लेटर मुगल्स आए वो बड़े कमज़ोर थे, उन पे वो ताकत, वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पूरे मुल्क की सियासत को देखभाल करे, इसको संभाले, इसकी बागडोर को संभाले। इनमें वो ताकत नहीं थी। इनमें से एक रूलर है जिसका नाम है फुर्क सयार। जो ये फुर्क सयार है ये क्या करता है, ये बड़ा ही निकम्मा रूलर था। हालांकि सारे लेटर जो मुगल्स है वो निकम्मे थे, कठपुतली थे, कमज़ोर थे, लेकिन ये बीमार पड़ गए। फुर्के सर ये बीमार हो गया। अब ये फुर्के सर जब बीमार हो गया तो क्या होता है, एक अंग्रेज इसका इलाज करता है जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन। जो विलियम हैमिल्टन इसका इलाज करता है तो फिर ये खुश होता है। ये उनको कहता है आप ट्रेड करो बंगाल में या दूसरी जगहों पर, और आपको कोई महसूल वसूल नहीं किया जाएगा, यानी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ये मुल्क होता है इसमें लोग टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, तो इससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होते हैं। जब लोग टैक्स ही पे नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसका खजाना खाली हो जाएगा? एब्सोल्युटली हो जाएगा। तो अब इस नज़म में हम आगे चलकर देखेंगे कि जो मैंने ये छोटा मोटा वाक़ा आपके सामने पढ़ा या आपको मैंने बताया, तो इसका असर जो है वो इस मुगलिया डायनास्टी पर क्या पड़ा और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा जो है किस तरह गेन किया है। तो वो हम इंशाल्लाह, हमें ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक क्ल्यू में ज़रूरी समझा कि आपको देना है ताकि नज़म को आप बेहतर ढंग से समझ पाए। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब नज़म शुरुआत होती है बराह रास्त जो है शायर वो मदा या मजम्मत से शुरू नहीं करता है। फिर मुगलों की मजम्मत है इसमें, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी डायरेक्टली शुरुआत नहीं हुई है। अब पहले हम तशबीब और नसीब की बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए शुरुआत हो रही है। पहले यहाँ सौदा जो है वो अपने कलाम की तारीफ बयान करता है, अपने सताइश और अपने उसलूब और अंदाज बयान को यहाँ जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। कहता है अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है। सौदा के सामने चाहे कोई जवां है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे इसके सामने जो लोग हैं, चाहे इनमें से कोई जो है वो छोटा है, कोई बड़ा है, दावा ना करे कि मेरे मुंह में ज़ुबान है, कि वो तंज़न कहता है कि इन लोगों को ये हक नहीं बनता है
जो समाज के लोग हैं इनको ये हक नहीं बनता है, छोटे बड़े हों, ये मुअम्मर शहरी हों या और कोई हों, उनको ये हक नहीं बनता है कि वो दावा करे हम भी ज़बान रखते हैं, हम भी बोलने की क्षमता रखते हैं, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी तनकीद करते हैं, हम भी लिखने की सलाहियत रखते हैं। उनको ये नहीं कहना चाहिए। दरअसल जो सौदा है वो ये बावर कराना चाहते हैं जो लोग हैं ये बेहिस हो चुके हैं, जो कुछ ये समाज में देख रहे हैं, शायद इनको इस पर लिखना नहीं आया है, शायद इनको इन चीज़ों पर तनकीद नहीं करनी आई है, शायद इनको इन चीज़ों पर कलम अच्छे से उठाना नहीं आया है। दैट इज़ वाई कि सौदा जो है इनडायरेक्टली आप देखिए, जब शायर कह रहा है यहाँ कि जो मेरे सामने पेरो जवान लोग हैं, छोटे बड़े लोग हैं, उन्हें ये कहना नहीं चाहिए, ये दावा नहीं करना चाहिए कि उनके मुंह में ज़बान है, यानी वो बोलने की सकत और ताकत रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब है सौदा जो है वो रखता है, सौदा जो है वो ताकत रखता है। गो कि इस शेर में साफ जाहिर बात हो रही है, शायर यहाँ मुबालगा आराई से काम ले रहा है, एग्जॉजरेशन से काम ले रहा है। शायर अपने कलाम की यहाँ अपने ज़बान की, अपने उसलूब और अंदाज़ बयान की तारीफ़ें और सताइश बयान कर रहा है। मैं हज़रत सौदा खुद ही कह रहे हैं, यहाँ से आप देखने की कोशिश करें। मैं हज़रत सौदा को बोलते सुना यारो, यहाँ हैरानगी की अलामत भी इस्तेमाल हुई है, यानी मैंने हज़रत सौदा को सुनते देखा है, कलाम करते देखा है, मैंने उसे स्पीच के वक्त देखा है, मैंने उसका उसलूब और स्टाइल, ढंग जो है, तर्ज जो है, मैंने सारा कुछ ऑब्जर्व किया है। अल्लाह अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है, यानी आप खुद ही देखिए, अल्लाह अल्लाह रे ताज्जुब के मौके पर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह रे, अल्लाह अल्लाह रे यानी क्या गजब। जब अल्लाह अल्लाह रे ताज्जुब की बात है, इन्हें वाकई फैंटास्टिक या ग्लोरियस या काफ़ी अच्छा खूबसूरत जो इसका अंदाज बयान है, जो इसका तर्ज तहरीर है, वो बिल्कुल नज़्म बयान, इन्हें जब नज़म बयान करने का जो ढंग है जो सौदा के पास है वो औरों के पास नहीं है। यानी सौदा जो है इन अशार में अपने इस कलाम की तारीफ कर रहा है, ये इस कलाम में अपने कलाम, ये इस शेरों में अपने कलाम की तारीफ कर रहा है। इतना मैं क्या किया हजरत के फरमाए, इतना मैं किया अर्ज किए फरमाया हजरत, आराम से कटने की यहाँ कोई तरह है। यानी जब मैंने इतना ही फरमाया है तो हजरत ने क्या बताया है, तो बताया है यानी जो ये हमारा मुल्क है इसमें आराम से ज़िंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं है, यानी यहाँ आराम से ज़िंदगी बीत नहीं सकती है। यहाँ जो हर तरफ उथल पुथल है, यहाँ हर तरफ एनर्जी है, यहाँ हर तरफ बर्बरियत और सफाकियत का जाल जालिमों ने बिछा लिया है, लिहाजा यहाँ डिसऑर्डर जो है वो हर सू देखने को मिल रहा है। सुनकर ये कहने लगे कि खामोश ही रह जा, यानी ये सुनकर मुझे कहा गया आप खामोश रह जा, इस पर बात मत कर। यानी इस अमर में कासिर मीन्स मजबूर, तो फरिश्ते की ज़बान है। यानी ये इशारा किसकी तरफ है, यानी यहाँ दुनिया में इस मुल्क में आराम से कोई रास्ता ज़िंदगी गुजारने का अब बचा नहीं है। यानी अगर ये बात डिस्कस करेंगे आप तो फरिश्ता भी यहाँ कासिर लाजवाब हो जाएगा, यानी फरिश्ता भी ये नहीं कह सकता है कोई रास्ता बचा अभी है मुल्क में, यानी मुल्क इतना ख़राब हो चुका है, कोई रास्ता अभी नहीं बचा है जिस रास्ते पर ये मुल्की लोग चलेंगे और वहाँ से चैन सुकून हासिल करेंगे। ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई वे जो है वो लोगों के पास बचा नहीं है। ये दरअसल शायर कहना चाहते हैं। अपन क्या क्या मैं बताऊं, ज़माने की शक्ल, जो ये ज़माना है ये बदलता रहता है। कभी ये पता नहीं धूप दिखाता है, कभी छाँव दिखाता है, कभी ये खुशी दिखाता है, कभी ये गम दिखाता है, कभी परछाइयाँ आती है तो कभी जो वहाँ से रोशनी की किरणें हैं वो बढ़ जाती। यानी यहाँ से उतार भी है, चढ़ाव भी है, अप्स भी है, डाउनस भी है, अमीरी भी है, गरीबी भी है, खुशहाली भी है, प्रॉस्पर्टी भी है, और बाकी जुल्म भी है, और बाकी इसके अपोजिट चीज़ें भी देखने को मिलती है वजह माश अपनी सोच जिसका बयां है। शायर कह रहा है जो ये नज़म लिख रहा है, ये लिखने का जो इसका जो ये लिखना है, जो ये तहरीर उसका है, ये उसकी वजह माश है, ये रुपया कमाने का ज़रिया है, ये इकोनॉमी जो है जनरेट करने का ज़रिया है। वो नज़में लिख रहा है और फिर जो है वो बादशाहों से मुराद हासिल कर रहा है, वो बादशाहों से फिर पैसा हासिल कर रहा है। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है
کہ جو یہ سودا ہے پہلے اپنے کلام کی تعریف، اب دھیرے دھیرے یہ اصل موضوع کی طرف آ رہا ہے جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس ان اشعار جو ہے اس میں ابھی 2 لیکچرز باقی رہ گئے، 2 لیکچرز میں اس نظم کو کمپلیٹ انشاءاللہ کروں گا، لیکن میں آپ کو اس کے باوجود ایک بات یہاں کنوے کروں گا، آپ کو یہ نظم میں سے کوئی کوشچن ایگزام میں نہیں آئے گا، آپ کو یہ نظم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو یہ نظم آبزرو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ کوشچن آئے گا آپ کو، نہ ہی آپ نے ایگزام میں اس کو یاد کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ نوٹ قصیدہ پر یاد کریں گے تو دیٹ از اینف۔ تو اس پر میں ویڈیو لیکچر بناؤں گا، کون سا کوشچن یاد کرنا کون سا نہیں کرنا ہے، وہ میرا ایک ویڈیو لیکچر سپریٹلی آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، وہ اس نظم کو ختم کرنے کے بعد آئے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔